चलिए, तो आज हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं विच सीक्रेट हार्मोन्स, जो कि हार्मोन सीक्रेट करती हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर कहा जाता है इनको। सो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और जो सबसे पहली एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पर हम आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन में होती है, और इसकी जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है एक्टोडर्मल। यहां पर अगर ग्लैंड्स की अपन जब बात करते हैं तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो भी ग्लैंड ब्रेन में है उनकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल, और जो ग्लैंड जो है ब्रेन के बाहर है वो एंडोडर्मल है। इसमें हाँ, एड्रीनल ग्लैंड एक्सेप्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, और ये स्फिनॉइड बोन, जो कि हमने जैसे आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर ने पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, वहां पे अपन ने क्रेनियम में एक बोन पढ़ी थी, स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन के अंदर होती है। देखिए, स्फिनॉइड बोन है, इसके डिप्रेशन के अंदर होती है। उस डिप्रेशन को हम कहते हैं सेला टर्शिका। मतलब कुछ इस तरीके से अगर हम बोल सकते हैं कि लाइक ये स्फिनॉइड बोन है, ये स्फिनॉइड बोन का डिप्रेशन है। सो इस डिप्रेशन के अंदर इसमें सिचुएटेड होती है। इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ये जो डिप्रेशन है ये कहलाता है सेला टर्शिका। ठीक है। अब यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो पार्ट में डिवाइड है, और ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है थ्रू इन्फंडिबुलम। ये कुछ इस तरह से, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये है इन्फंडिबुलम। ठीक है। यहाँ पर दो पार्ट में हमने कहा डिवाइड है, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि इसका एंटीरियर पार्ट है, और पोस्टीरियर पार्ट है इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं वो क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो दो पार्ट है, और ये जो है हाइपोथैलेमस से अटैच है थ्रू स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फंडिबुलम। यहाँ पर ब्लड वेसल और कैपिलरी का नेटवर्क है, पोर्टल सिस्टम है। लाइक हाइपोथैलेमस में कैपिलरी, यहाँ से पोर्टल वेन, और अगेन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। इस तरह से ये हो गया कैपिलरी, ये हो गई यहाँ पे हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, और यहाँ पे अगेन कैपिलरी का नेटवर्क है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और इसके बाद फिर यहाँ से अगेन हाइपोफाइशियल वेन जा रही है। मतलब यहाँ पर एक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है। इसी तरह से हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करते हैं किससे? न्यूरो हाइपोफाइसिस से, या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोफाइसिस से। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स होंगे जिनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। इनकी जो एंडिंग होती है, ये एंडिंग प्रेजेंट होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। ठीक है। इनकी बल्ज एंडिंग है जो कहां पर एंड हो रही है? न्यूरो हाइपोफाइसिस में। ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपन जो है इस ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं
ठीक है, कि एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस, इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सो पहले हम बात करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस की, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। सो एडिनोहाइपोफाइसिस का जो पहला हार्मोन है, जो मेजर हार्मोन है जीएच, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, और एचटीएच भी कहा जाता है। एचटीएच का मतलब है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, नाम से समझ में आ रहा है एक किसका फंक्शन क्या होगा, ग्रोथ। तो यहाँ पर फंक्शंस की जब अपन बात करें, फंक्शंस की, तो इसका एक फंक्शन तो क्या है, इसका फंक्शन है ग्रोथ, और दूसरा फंक्शन इसका है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर ये बोन्स पर वर्क करता है, बोनी ग्रोथ, और ये मसल्स पर वर्क करेगा, टिश्यू पर वर्क करेगा। ठीक है, मसल्स और टिश्यू और ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, और अगर ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं डायबेटोजेनिक हार्मोन। डायबेटोजेनिक हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, जो कि ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करें। दूसरी बात करें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं, तो ये सेल्स की परमेबिलिटी अमीनो एसिड के लिए बढ़ाता है, जिससे कि सेल्स में ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड एंटर करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटियोजेनेसिस करवाता है। थर्ड, अगर बात करें हम यहाँ पर फैट के मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो ये लाइपोलाइसिस में फैट को ब्रेक करने का काम करता है, फैट को ऑक्सीडाइज करवाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइपोलाइसिस, लाइपो मींस लिपिड, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, सो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड को बढ़ाता है। तो ये काम हो गए इसके, ये फंक्शन हो गए सारे किसके, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं मेनली जो ग्रोथ हार्मोन है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। सो ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपोसीक्रेशन हो जाए, हाइपोसीक्रेशन हुआ मतलब ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हुआ, सो ये हाइपोसीक्रेशन के कारण हो जाता है यहाँ पर डॉर्फिज्म। इसके कारण कौन सी डिसऑर्डर होती है, डॉर्फिज्म। ठीक है, और जो डॉर्फिज्म, अगर ये डॉर्फिज्म पिट्यूटरी के हाइपोसीक्रेशन के कारण होती है, तो इसको एक टर्म और दिया जाता है, इसको कहा जाता है एटेलियोसिस। ठीक है, क्योंकि डॉर्फिज्म तो और कई सारे रीजन हो सकते हैं डॉर्फिज्म के, बट अगर डॉर्फिज्म पर्टिकुलरली जो है ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन के कम होने के कारण हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी के सीक्रेशन कम होने के कारण हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एटेलियोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम हाइपर सीक्रेशन की, हाइपर सीक्रेशन मतलब इसका सीक्रेशन जो है वो ज्यादा होने लगा है, एक्सेस में है। तो हाइपर सीक्रेशन की अगर बात करें तो बच्चों में होती है जाइजेंटिस, और एडल्ट में होती है एक्रोमेगाली। बच्चों में जो डिसऑर्डर होगी उसको क्या बोलेंगे, जाइजेंटिस, और जो एडल्ट में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली। ठीक है, तो ये फर्स्ट हार्मोन था इसका एडिनोहाइपोफाइसिस का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, और एचटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो सेकेंड हार्मोन जो है टीएसएच, टीएसएच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से समझ में आ रहा है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा उसके सीक्रेशन को रिलीज करने के लिए। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लैंड है कि किसी दूसरे ग्लैंड पर अपना कंट्रोल कर रही है अपने हार्मोन्स के थ्रू, इस कारण से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरॉन।
यहाँ पर फिर इसके बाद है गोनेडोट्रोपिन। लाइक गोनेडोट्रोपिन में अगर अपन बात करते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेल में सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और फीमेल में फॉलिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। सेकेंड जो है यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन में एलएच, या जिसको हम क्या बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एलएच और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये जो एलएच और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है अगर मेल में बात करें तो सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल पर काम करता है और टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इनहेंस करता है, स्टिमुलेट करता है। फीमेल में बात करें एलएच की, तो फीमेल में एलएच या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एक तो ओव्यूलेशन करवाएगा और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करवाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, पीआरएल और एलटीएच भी कहते हैं इसको, प्रोलैक्टिन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है वो मिल्क सिंथेसिस बढ़ाता है, मेमरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। एमएसएच, एमएसएच इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है किसको स्टिमुलेट करेगा, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। मेलेनोसाइट क्या बनाती है, मेलेनिन बनाती है जो कि स्किन पिगमेंट होता है। तो मतलब ये मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन बनाए, मतलब ये पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। लेकिन ह्यूमन में इसका कोई खास रोल देखा नहीं गया है। हाँ, कुछ लोअर वर्टेब्रेट्स होते हैं उसमें इसका रोल देखा गया है कि उसमें कलर जो है मीन्स कलर एनहेंस करने में, या बोल सकते हैं कि डार्क कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये जितने भी हार्मोन्स थे ये सारे हार्मोन्स किसके थे, एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में अपन ने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर न्यूरो हाइपोफाइसिस की, और जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा इसका पार्ट है। एक्चुअली इसको न्यूरो टर्म क्यों दिया गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन है। ये जो है ये किसका एक्सटेंशन है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस एक्चुअली अपने इसके जो हार्मोन्स है न्यूरो हाइपोफाइसिस के, ये खुद न्यूरो हाइपोफाइसिस में नहीं बनते, ये बनते कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस इनको बनाता है, लेकिन ये स्टोर और रिलीज कहाँ से होते हैं, स्टोर और रिलीज होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से। जो अभी हमने नर्व एंडिंग पढ़ी थी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन की, आपने देखा था नर्व एंडिंग कहाँ पर होती है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। इसका मतलब वो नर्व एंडिंग में स्टोर होते हैं और वहीं से रिलीज होते हैं। तो नर्व एंडिंग न्यूरो हाइपोफाइसिस में मतलब स्टोर और रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, स्टोर और रिलीज हो रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से। लेकिन इनका प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरो हाइपोफाइसिस से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो हार्मोन्स कौन से हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन, या जिसके लिए दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं हम, पिट्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन, ये एक तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा एडीएच एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा, एडीएच जो है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एडीएच कम हो जाए तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यूरिन जो है डाइल्यूट होगा, यूरिन का अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, यह हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकेंड जो है यहाँ पर वो है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन जो है इसको एक तो बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन क्यों, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं
बर्थ हार्मोन कहा जाता है। दूसरा इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन करवाता है, मिल्क लेट डाउन करवाता है। ध्यान रखना, मिल्क का सिंथेसिस, मिल्क का प्रोडक्शन किसने करवाया था? प्रोलैक्टिन ने। लेकिन मिल्क का इजेक्शन किसने करवाया? वो करवाया ऑक्सीटोसिन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों पार्ट्स के बारे में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप नाम से समझ गए होंगे ये कौन सी ग्लैंड होनी चाहिए? थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ नेक रीजन में होती है। ठीक है, तो सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पर थायराइड की। तो थायराइड जो होती है बाइलोब्ड ग्लैंड है। इस तरह से एच शेप्ड होती है, बाइलोब्ड होती है, एच शेप्ड होती है। ये दो लोब हैं एंड बोथ लोब्स रिमेन कनेक्टेड थ्रू इस्थमस, जो कि इसका नॉन एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब इससे कोई हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता। ये इस्थमस है। अब जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो इन दोनों लोब्स से होता है। यहाँ पर इन लोब्स में जो है फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पर इस तरह से फॉलिकल्स मिलेंगे और इनकी सेल्स जो है वो फॉलिकुलर सेल्स है। ठीक है, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल्स, ये सीक्रेट करती है T3 एंड T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या थायरोक्सिन भी कहते हैं जिसको। ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, ये फॉलिकुलर सेल्स से निकलता है। फॉलिकुलर सेल्स के बाद यहाँ पर बीच में कुछ पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी होती हैं। पैरा फॉलिकुलर सेल्स, और ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट करती हैं टीसीटी। टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, अब अपन इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहले हम आते हैं T3 एंड T4 पर। T3 एंड T4, ये जो T3 और T4 हैं, इनके फंक्शंस को अगर हम देखें तो पहला फंक्शन इनका होता है ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, मीन्स बोन्स मसल्स पे हेल्प करेंगे, मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है ये, और साथ ही साथ सेक्सुअल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। लाइक जो हमने अभी तक ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था उसको हमने देखा केवल फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों तरह की ग्रोथ से रिलेटेड है। ग्रोथ के बाद इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो अगेन डायबेटोजेनिक इफेक्ट है, मीन्स ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम करेगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, मीन्स प्रोटियोजेनेसिस करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर भी ये भी जो है लाइपोलाइसिस करवाता है, मीन्स लिपिड के ऑक्सीडेशन को या लिपिड के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। इसके बाद बीएमआर का रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है। ये जो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एक जिससे कि जो है कैलोरीजेनिक इफेक्ट इसका दिखाई देता है हमको। कैलोरीजेनिक इफेक्ट को, ये एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मतलब क्या हो गया इसका इफेक्ट? कैलोरीजेनिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ बीएमआर पे भी इसका रोल है। इसके बाद ब्लड प्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है, ब्लड प्रोडक्शन को इनहेंस करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में इसका रोल होता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस किसके हो गए? T3 और T4 के। अच्छा, T3 को हमने कहा ट्राई आयोडोथायरोनिन,
T4 को हमने कहा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये आयोडो टर्म क्यों लगाया है यहाँ पे? आयोडो टर्म इसलिए लगाया हमने क्योंकि इनकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम क्या टर्म लगाते हैं इसमें? आयोडो। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो पैराफोलिकुलर सेल से निकलने वाला हार्मोन है टीसीटी। ठीक है, उससे पहले चलिए अपन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि T3 T4 की डेफिशिएंसी से मींस हाइपोसिक्रीशन से और T3 और T4 के हाइपर सिक्रीशन से होती है। चलिए तो हम बात करते हैं T3 और T4 के हाइपोसिक्रीशन से होने वाली डिसऑर्डर्स की। हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म का मतलब क्या है? T3 और T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है। सो हाइपोथायरॉइडिज्म से जो बच्चों में डिसऑर्डर होती है उसको हम कहते हैं क्रिएटिनिज्म, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों ग्रोथ अफेक्ट होंगी। और जो एडल्ट में हो जाए अगर, तो इसको हम कहते हैं मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गर्ल्स डिसीज भी कहा जाता है इसको, मिक्सोडीमा और गर्ल्स डिसीज। ठीक है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो जाए, जैसे हमने देखा अभी कि आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है T3 और T4 के प्रोडक्शन के लिए, उसकी सिंथेसिस के लिए, अगर आयोडीन कम हो जाए, डाइट में आयोडीन ना हो, तो T3 और T4 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको हम कहेंगे सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर। ठीक है, और T3 और T4 की डेफिशिएंसी हो सकती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, उसको हम कहते हैं हशीमोटो डिसीज। हशीमोटो डिसीज, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, तो हशीमोटो डिसीज। बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन मतलब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अगर सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो हाइपर सिक्रीशन के कारण एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिसीज और बेजोस डिसीज, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिसीज और बेजोस डिसीज कहते हैं इसको। अगर ये हाइपर सिक्रीशन हो जाए, इसका एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगे, तो उससे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होती है। और यहाँ पर अगर इसका नोड्यूलर अपीयरेंस हो जाए, अगर थायराइड ग्लैंड का जो अपीयरेंस है वो नोड्यूलर हो जाए और उस नोड्यूलर अपीयरेंस के कारण या नोड फॉर्मेशन के कारण हाइपर सिक्रीशन हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं प्लमर्स डिसीज। उस कंडीशन में ये क्या कहलाती है? प्लमर्स डिसीज कहलाती है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर T3 और T4 से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। बात करते हैं TCT के। हमने कहा जो थायरोकैल्सिटोनिन है, TCT है जिसको क्या बोला था? थायरोकैल्सिटोनिन, ये हाइपोकैल्सेमिक होता है। हाइपोकैल्सेमिक है। हाइपोकैल्सेमिक का क्या मतलब है? ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा। ये एक्चुअली ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। और कैसे कम करता है? ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को थ्रू यूरिन बढ़ा देता है। और दूसरी बात, जो ब्लड में कैल्शियम है उसको बोन पे डिपॉजिट करवाता है। मतलब ये डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स इंक्रीज करेगा और एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन उसको भी इंक्रीज करेगा। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सेमिक मींस ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम को कम करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ग्लैंड हम आते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो, जैसे हमने अभी देखा थायराइड, इसकी डॉर्सल सरफेस से अटैच होती हैं, 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं। ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। 4 in numbers remain attached with dorsal part of
थायराइड, ठीक है। हर एक लोब से कितनी अटैच है? 2 अटैच होती है और एम्बेडेड भी हो सकती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, इसके जो हार्मोन है, इसको हार्मोन को हम कहते हैं पीटीएच, पैराथॉर्मोन, और कॉलिप्स हार्मोन। पीटीएच, पैराथॉर्मोन और कॉलिप्स हार्मोन कहा जाता है इसको। और ये जो पैराथॉर्मोन या कॉलिप्स हार्मोन होता है, ये हाइपरकैल्सेमिक है। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। कैल्शियमिक का मतलब क्या हुआ? ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। ये ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज कैसे करता है? तो पहली बात तो यूरिन के थ्रू कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम करेगा। यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम एक्सक्रीशन हो रहा था उसको क्या करेगा? कम करेगा। दूसरी बात, विटामिन डी की हेल्प से ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो ये जब विटामिन डी की हेल्प से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, हाइपरकैल्सीमिक। तीसरी बात, ये बोन से कैल्शियम को रिमूव करने का काम करता है। तो बोन से जब कैल्शियम रिमूव होगा, तो वो रिमूव होके भी कहाँ पर आएगा? ब्लड में आएगा। तो ब्लड में अगेन कैल्शियम क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इन तीनों का इफेक्ट देखिए आप, ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है, यूरिन के थ्रू कैल्शियम का एलिमिनेशन ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। सेकेंड, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है। और थर्ड जो है वो बोन से कैल्शियम को रिमूव करने में भी हेल्प कर रहा है। अब अपन बात करते हैं इसकी सीक्रेशन अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पहले हाइपो सीक्रेशन की बात करें। अगर सीक्रेशन कम हो जाए तो भाई सीक्रेशन कम हो गया, अगर ये क्या करता क्या है? ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। अगर सीक्रेशन कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम कम होगा, और अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो इससे जो डिसऑर्डर होगी उसको हम कहते हैं टिटेनी। और पैराथायरॉइड की वजह से हो रही है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको? पैराथायरॉइड टिटेनी। क्या हो जाएगी? पैराथायरॉइड टिटेनी। अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो क्या होगी? पैराथायरॉइड टिटेनी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए मतलब सिक्रीशन ज्यादा हो, तो क्या होगा? बोन से ज्यादा कैल्शियम बाहर निकलेगा। और जब बोन से ज्यादा कैल्शियम बाहर निकलेगा, तो बोन्स में जहां कैल्शियम डिपॉजिट था वहां पर पोर्स हो जाएंगे, और पोर्स हो जाएंगे तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बात आई समझ में? ठीक है। तो ये है पैराथायरॉइड के हार्मोन्स और उनसे होने वाली डिसऑर्डर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। चलिए, तो एड्रीनल ग्लैंड जो है, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये किडनी के ऊपर होती है, पिरामिड शेप की ग्लैंड्स होती हैं। इसका जो पेरिफेरल पार्ट है उसको तो हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है वो कहलाता है एड्रीनल मेडुला। दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होता है इसकी ओरिजिन तो है मीजोडर्मल, ये मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ है। और जो मेडुला है, मेडुला एक्टोडर्म से, इसकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल, ठीक है। तो पिरामिड शेप की ग्लैंड है, सिचुएटेड अबव द किडनी। आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स which is mesodermal in origin, and inner part is called medulla which is ectodermal in origin, ठीक है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। चलिए आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स।
जो कि इसका मेजर पार्ट बना रहा है। एक्चुअली जब हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो एड्रीनल कॉर्टेक्स भी 3 लेयर से फॉर्म होता है इस तरह से। ये हमने कहा ये इनर पार्ट तो क्या हो गया, मेडुला। यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स की जब हम बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर्स होती हैं। ये कुछ इस तरह से। आउटर लेयर इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर इज कॉल्ड जोना fasciculata and innermost layer is called zona reticularis। तो ये 3 लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स निकलते हैं उन हॉर्मोन्स को कहा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं इस ग्रुप का मेजर हार्मोन, जो मेन हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरॉन। इसका मेन हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरॉन, जिसके बारे में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा है। ये जो है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। ये डीसीटी में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे सोडियम एब्जॉर्ब होकर कहा जाता है ब्लड में जाता है। सो एल्डोस्टेरॉन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। फेसिकुलेटा की बात करें, जोना फेसिकुलेटा, इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके ग्रुप को कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप का मेन हार्मोन जो है वो है कॉर्टिजोल। और कॉर्टिजोल जो है ये भी डायबेटोजेनिक है। पहली बात, डायबेटोजेनिक का मतलब ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। सेकेंड, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करता है। और एंटी एलर्जिक भी है। ये इम्यून सिस्टम को, ये इम्यूनो सप्रेसिव है, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करके रखता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप का जो हार्मोन कॉर्टिजोल है, हमने कहा कि एक तो डायबेटोजेनिक, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। दूसरा हमने कहा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को रोकेगा। और इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं इसका हिस्टामिन पे रोल है, हिस्टामिन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। और तीसरी बात, इम्यूनो सप्रेसिव है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाए, ओवर सेंसिटिव हो जाए तो एलर्जी हो सकती है, मतलब एंटी एलर्जिक है, ये भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है। बात करते हैं जोना रेटिकुलेरिस की। जोना रेटिकुलेरिस से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते हैं वो है सेक्स कॉर्टिकॉइड। और सेक्स कॉर्टिकॉइड में जो है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, अब अपन बात करें इन हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो, सो हाइपोसिक्रीशन के कारण होती है एडिशंस डिसीज, और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो, सो हाइपर सिक्रीशन के कारण होती है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये था एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एड्रिनल मेडुला की। जो इनर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला। सो नेक्स्ट हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला एक्चुअली इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं कैटेकोलामाइन। और कैटेकोलामाइन में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कैटेकोलामाइन में एड्रिनलिन,
और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है, इसका मतलब इसके फंक्शन भी वही है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन है। ठीक है, तो इसके मेजर फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये क्या करते हैं इसमें, अच्छा दोनों में मेजर इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो किसका मिलता है, एड्रीनेलिन का, क्योंकि 80% कौन सा होता है, एड्रीनेलिन ही होता है। तो इनके फंक्शंस की अगर बात करें तो ये जो है स्किन में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, स्किन में क्या करवाते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करें लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनमें वैसो डायलेशन करवाते हैं। यहां पर क्या करवाएंगे, वैसो डायलेशन करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे, हार्ट बीट इंक्रीज होना, टैकीकार्डिया जो किसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना मतलब हाइपरटेंशन। इसके अलावा ये स्वेटिंग को इनहेंस करते हैं, गैस्ट्रिक एक्टिविटी या एलिमेंट्री कैनाल की जो एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस करने का काम करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के मसल को रिलैक्स कर रखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करते हैं। ये जो हम एड्रीनेलिन या नॉन एड्रीनेलिन की बात कर रहे हैं, ये बॉडी को क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करते हैं। और इमरजेंसी में जो भी कंडीशंस होती है हमारी, वो सारी इन्हीं के कारण होती है, लाइक हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्रीथ रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, प्यूपिल का डायलेट होना, उस समय एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी जो होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है या कम हो जाती है, ड्राइंग ऑफ माउथ, सलाइवा का सिक्रीशन बिल्कुल कम हो जाना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें इमरजेंसी कंडीशन में होती हैं और ये इन्हीं के कारण होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इनको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F का मतलब क्या है, फाइट, फ्लाइट एंड फियर। 3F हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज फाइट, फ्लाइट एंड फियर। ये फाइट में, फ्लाइट में, फियर में जो इमरजेंसी की कंडीशन होती है उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करने का काम करते हैं, इसलिए इनको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अच्छा, ओवरऑल अगर अपन बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को मिलाकर, तो हम इनके फंक्शन को 4S फंक्शन कह सकते हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं, 4S फंक्शन होते हैं इनके। 4S फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए सॉल्ट, एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट से रिलेटेड है, कॉर्टिजोल शुगर से रिलेटेड है, शुगर मेटाबॉलिज्म से, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, सेक्स से रिलेटेड है, सेक्स ऑर्गन की, सेक्सुअल ऑर्गन की ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, और जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन से, इमरजेंसी हार्मोन है, वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसलिए हम इनके फंक्शन को ओवरऑल कॉर्टेक्स और मेडुला को मिलाकर बोलें तो इसके फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसके 4S फंक्शंस होते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थाइमस। चलिए, तो नेक्स्ट ग्लैंड थाइमस। सो थाइमस जो है वो यहाँ स्टर्नम के पीछे की तरफ होती है। थाइमस चिल्ड्रन में बड़ी होती है, बट आफ्टर प्यूबर्टी जो है ये साइज में डिक्रीज होने लगती है, और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो है थाइमोसिन। थाइमोसिन सीक्रेट करती है ये। इसका मेजर रोल होता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में हेल्प करती है, इसलिए इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फो। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें।
और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो साइड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है हमने कहा कि आफ्टर प्यूबर्टी साइज में डिक्रीज होने लगती है और ओल्ड एज तक जाते जाते ये ऑलमोस्ट डीजनरेट हो चुकी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में पर्सन की इम्यूनिटी जो होती है वो एकदम कम हो जाती है। उसका एक रीजन ये भी है, बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ थाइमस इन ओल्ड एज। तो यहाँ पर ये जो है मेनली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड है। इसके बाद अपन बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड, इसको थर्ड वेस्टिजियल आई कहा जाता है। ये भी ब्रेन में होती है। अगेन अगर ब्रेन में होती है तो ओरिजिन क्या होगी, एक्टोडर्मल। तो इसको थर्ड वेस्टिजियल आई कहते हैं। और ये भी आफ्टर प्यूबर्टी कैल्सिफाइड हो जाती है और आफ्टर कैल्सिफिकेशन इसको ब्रेन सेंड कहा जाता है। जब प्यूबर्टी के बाद ये कैल्सिफाइड हो जाती है तो फिर क्या कहलाती है, ये ब्रेन सेंड कहलाती है। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हार्मोन है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन का सीक्रेशन करती है। और मेलेटोनिन जो है एक तो हाइपोपिगमेंटेशन कॉज करता है। मतलब एमएसएच जो था ना, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, ये पिगमेंटेशन को कम करता है। हालांकि इसका एग्जैक्ट नोन अभी तक जो है पीनियल ग्लैंड का मोर अननोन है कि ये अपना फंक्शन करती कैसे है। इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, ये अभी भी एक रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन इसके कुछ फंक्शंस जो हैं जो नोन है हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेटेड है पिगमेंटेशन से। पिगमेंटेशन से कैसे, ये पिगमेंटेशन को कम करने का काम करती है, हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करती। ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी से भी रिलेटेड। ये मेटाबॉलिज्म पे भी अपना इफेक्ट डालती। इसके अलावा ये 24 आवर डायअर्नल रिदम इसको रेगुलेट करती है। स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। स्लीप वेक साइकिल का रेगुलेशन करना इसका काम है। तो ये इसके फंक्शन है पीनियल ग्लैंड के। और साथ ही साथ एंटीगोनेडियल एक्टिविटी भी है। ये एंटीगोनेडियल एक्टिविटी, यह कहा जाता है कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को रोक कर रखती है। तो जब तक इसका मेलेटोनिन का सिक्रीशन हाई होता है तब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो होता है वो स्लो होता है। और आफ्टर ब्रेन सेंड, मतलब जब ये प्यूबर्टी के बाद जब इसका इफेक्ट कम हो जाता है तब जाकर जो है गोनेडियल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पीनियल ग्लैंड के बारे में। अब अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस वैसे तो ब्रेन का पार्ट, कोर ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी हैं। एंडोक्राइन फंक्शन में एडीएच और ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ा, जो कि बनते तो यहाँ पर है लेकिन हाँ रिलीज यहाँ से नहीं होते, सिक्रीट यहाँ से नहीं होते। इनका स्टोरेज और सिक्रीशन कहाँ से होता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, ठीक है। तो उसके अलावा और हाइपोथैलेमस जो है कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो निकलते भी यहाँ पर हैं और बनते भी यहाँ पर हैं। और ये अपने हार्मोन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कहा था मास्टर ग्लैंड, और ये अपने हार्मोन के थ्रू मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो जितने भी रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें GRH या GHRH, क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग टर्म लग गया, मतलब हाइपोथैलेमस का। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन।
PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH थायरोट्रोपिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं TSH रिलीजिंग हार्मोन। तो मतलब जहां पर भी रिलीजिंग और इनहिबिटरी की हम बात करते हैं, वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो सारे किससे निकल रहे होते हैं, वो सारे हाइपोथैलेमस से ही बन रहे होते हैं, हाइपोथैलेमस से ही निकलते हैं। ठीक है, और इन हार्मोन के थ्रू ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपना कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। तो देखिए, इसमें हम एक तो बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की, वाटर सॉल्युबल, और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। तो पहले अपन चलिए देखते हैं वाटर सॉल्युबल के बारे में। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, एक्चुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस नहीं कर सकते। सो होगा क्या, जैसे ये सेल है तो इनके जो रिसेप्टर होंगे, इनके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इनके रिसेप्टर्स होंगे, तो ये अपने रिसेप्टर से आकर जुड़ेंगे। ये वाटर सॉल्युबल हैं, इस कारण से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर की तरफ ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, और इस रिस्पॉन्स के कारण यहाँ पर होगा एक्टिवेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। यहाँ पर क्या एक्टिवेट होगा, सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा, और ये सेकेंड मैसेंजर हो सकता है कैल्शियम आयन, सेकेंड मैसेंजर हो सकता है IP3 जिसको हम कहते हैं इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, सेकेंड मैसेंजर हो सकता है DG डाइएसाइल ग्लिसरॉल, सेकेंड मैसेंजर हो सकता है CAMP साइक्लिक AMP। ठीक है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल थे। सेकेंड मैसेंजर इसलिए क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर तो खुद हार्मोन है, तो फर्स्ट मैसेंजर जो था हार्मोन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स थे उनसे आकर जुड़ा, इसने अंदर रिस्पॉन्स जनरेट किया, जिससे एक्टिवेशन किसका हुआ, सेकेंड मैसेंजर का एक्टिवेशन हुआ, और सेकेंड मैसेंजर के एक्टिवेशन के कारण बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। यहाँ पर एक चेन रिएक्शन चलती है, कैस्केड रिएक्शन चलती है रिस्पॉन्सेज की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, और इन बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के कारण लास्ट में जाकर जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब जिस काम के लिए ये आया था वो काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे FSH की बात करें, FSH का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा, फॉलिकुलर ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में थी, वाटर सॉल्युबल के बारे में। अब हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल की। भाई फैट सॉल्युबल जो है, इसमें आते कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो फैट सॉल्युबल में स्टीरॉइड्स आते हैं, फैट सॉल्युबल में थायरॉक्सिन आता है, स्टीरॉइड्स में जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो सेक्स हार्मोन से सारे स्टीरॉइड्स हैं, और प्लस थायरॉक्सिन आता है फैट सॉल्युबल में। अब ये फैट सॉल्युबल है चूंकि, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में होते हैं। यहाँ पर mRNA होगा, तो यहाँ पर जो है हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा, और यहाँ पे हार्मोन कैरियर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो कैरियर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। कैरियर साइटोप्लाज्म में होगा, रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस पे जो रिसेप्टर्स हैं उससे आकर जुड़ेगा, सीधे mRNA पर काम करेगा, और mRNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और इसकी वजह से जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। मतलब मेजर डिफरेंस क्या हुआ दोनों की मैकेनिज्म में,
देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पे काम करेगा और ये काम करेगा एट द लेवल ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये जीनोम के लेवल पे काम करता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाटर सॉल्यूबल में सेकेंड मैसेंजर का रोल होगा, जबकि फैट सॉल्यूबल में सेकेंड मैसेंजर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये खुद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है और अंदर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म थी वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल हार्मोन्स की। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस एग्जाम में इससे पूछे गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रेव्स डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू। सो ग्रेव्स डिसीज जैसे आपको पता है, ग्रेव्स डिसीज क्या होती है? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर किसके कारण से होती है? बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स मींस T3 एंड T4। अगर T3 और T4 का हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उससे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिसीज। सेकेंड बात करते हैं, नेम दी हार्मोन विच मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स एंड इनहेंस सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ऐसा हार्मोन जो कि हेपेटोसाइट मतलब लिवर सेल पर काम करता है और ग्लूकोज के अपटेक को, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है। सो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सिक्रीटिन एंड गैस्ट्रिन। सो आंसर क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है एंड इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। और इसी की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस होती है। तीसरा बात करते हैं, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड हम उसको नहीं मानते हैं। उसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि इट इज प्रोवाइडेड विद डक्ट, इसलिए नहीं मानते। सेकेंड बोल रहा है इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन। थर्ड बोल रहा है इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। और फोर्थ कह रहा है इट सीक्रेट्स एंजाइम्स। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, क्योंकि ये हार्मोन को केवल स्टोर और रिलीज करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करती है, ये केवल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं जो हाइपोथैलेमस से बने हैं, हाइपोथैलेमस में जिनका प्रोडक्शन हुआ है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच ऑक्सीटोसिन को केवल रिलीज करने का और स्टोर करने का काम करती है, ये उसको प्रोडक्शन, उसकी सिंथेसिस नहीं करती, इसलिए हम इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। कौन सा हार्मोन है जो शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है? कॉर्टिजोल, हमें पता है ये डायबिटोजेनिक होता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। एल्डोस्टेरॉन, ये सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ग्लूकेगॉन, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा। सो कॉर्टिजोल, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन तो ग्लूकोज से या शुगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन किससे रिलेटेड है? सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, रेनिन, कॉर्टिजोल, थायरोक्सिन और पीटीएच मींस पैराथॉर्मोन। तो यहाँ पर देखिए रेनिन जो है वो एंजाइम का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी आप देखिए कॉर्टिजोल, थायरोक्सिन और पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन सारे ही हार्मोन्स हैं। और रेनिन क्या है? एंजाइम है जो कडलिंग ऑफ मिल्क करता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीएच इज सीक्रेटेड बाय, जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जीएच इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसको ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सो इस चैप्टर में इतना ही। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।